नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। समय 3 घंटा और पूर्णांक 80। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। 1 अंक के कुल प्रश्न 5, 2 अंक के कुल प्रश्न 10, 3 अंक के कुल प्रश्न 4, 4 अंक के कुल प्रश्न 4। कुल मिला के ये आपका सिस्टम रहेगा। अब प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया। ये आप अपने अध्यापकों की सहायता से ये प्रश्न हल कर सकते हैं या पुस्तक में देख लेना। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंब वाहिनी। कुछ प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा मैं, इस पहले प्रश्न के उत्तर आप ढूंढ लेना। इसका तीसरा भाग है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। चौथा है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? नीला तोता, खाना सोडा, दावन सोडा, जिप्सम। पांचवा, निम्न में से कौन खनिज अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और छठा, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता, आघातवर्ध्यता, ध्वनिकता, चालकता। सातवां, सामान्यतः अधातुएं चमकीन होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहना, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। उसके बाद आपको रेगिस्तान भरने, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। वे विक्रिया जिनमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप और उसके बाद आप अपने पुस्तक में मेल करके आप उत्तर देख सकते हैं। हालांकि इसके उत्तर नीचे दिए गए हैं, आगे के जो भी प्रश्न है उन सभी के नीचे उत्तर लिखे हुए, केवल पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। धात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं। जल एक ऑक्साइड है। भंगुरता प्राय का प्रमुख गुण है। थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में जनन होता है। अब ये तीसरा खंड क और खंड ख, विद्युत के द्वारा अपघटन और इधर अंडाणु, इस ये आपस में मेल करना। जिसे विद्युत के द्वारा अपघटन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ऐसे मेल करना है आपको, ठीक है। तीसरे में ये 5 ऑप्शन हैं, इनके भी नीचे उत्तर दिए गए हैं। चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धातुओं की सतह चमकदार होती है, ये गुण क्या कहलाता है? तो पारे की मिश्रा क्या कहलाती है? एस्को में उपस्थित मिट्टी व रेत की सूदियाँ क्या कहलाती है? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? ये चौथा हो गया। पांचवा, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। छठा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषीय विक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। सातवां प्रश्न, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? आठवां प्रश्न, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? सभी प्रश्नों के उत्तर है। पादप हार्मोन क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नीचे सभी के उत्तर लिखे हुए हैं। मेडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? 13वां, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? 14, डोबेराइनर का त्रिक नियम। 15, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। अब देखो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, पहले को छोड़ के सभी को। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इनके उत्तर आप छांट लेना अपनी पुस्तक में देख के। बाकी देखो, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान के सभी के उत्तर है। पहला, वे अभिक्रिया जिनमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। धात्विक ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं। जल एक ऑक्साइड है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। भंगुरता प्राय का प्रमुख गुण है, यानी अधातुओं का प्रमुख गुण है। थर्मामीटर, बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। तो ये देखो, इन 6 रेगिस्तानों के उत्तर आपके यहाँ दिए गए हैं। अब आपको यहाँ जोड़ा मिलाना है। विद्युत के द्वारा अपघटन, ये हो गया विद्युत अपघटन।
अब बात करें सोडियम अधिक क्रियाशील होता है, दूसरे का चौथा। उसके बाद पादप का लैंगिक भाग पुष्पीय होता है। अलैंगिक जन ये किसका होता है? कलियाकन का, ये द्वारा मादा युग्मक का होता है अंडाणु, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये नीचे आप दिया है, मिलान कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धातुओं की सतह चमकदार होती है, ये गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक। क्या कहलाता है? धात्विक चमक। पारे की मिश्रा पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है? अमलगम। क्या कहलाती है? अमलगम। उसके बाद एस्को में स्थित मिट्टी और रेत की सूदियाँ क्या कहलाती है? गैंग। क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती है। चौथा, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले वसन को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन। क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन। और पांचवा, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO का अपघटन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा वापस चला गया है। हाँ देखिए, अभी चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये पढ़ लिया हमने। अब ये देखो, श्वसन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो? क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? क्रिस्टलीकरण कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये आपका हो गया प्रश्न। उसके बाद आगे बढ़ते, बेकिंग पाउडर व धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, और जबकि धावन सोडा है ऐसी कोई गैस नहीं देता, बल्कि उसका कृष्णल जल निकल जाता है। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, उसके बाद कर लेना। पादप हार्मोन विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। ये होते हैं आपके पादप हार्मोन्स। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलने रहने से इनकी संघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपरिवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावित अथवा अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बौने थे। यहाँ पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोग द्वारा पता चलता है कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। सहसंयोजन आबंध दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध
सहसंयोजी आबंध कहलाते तथा इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते। कार्बन यौगिकों की मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर ने समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तीन तीन के समूह बनाए जिन्हें डोबेराइनर के त्रिक कहते हैं। उसने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व को परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। संयोजकता को परिभाषित कीजिए। संयोजकता किसी तत्व की दूसरे किसी तत्व में संयुक्त होने की प्रवृत्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी तत्व के परमाणु द्वारा स्थायी संरचना प्राप्त करने हेतु दी या ली जाती है अथवा साझा की जाती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये मॉडल प्रश्न पत्र देखा। आप इसकी हेल्प लेके अर्धवार्षिक परीक्षा में अपना पेपर हल कर सकते हैं। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, मॉडल प्रश्न पत्र है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र किसी भी हालात में बाहर नहीं निकलेंगे, केवल मॉडल प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं आपको। इनके माध्यम से आप पेपर हल करना सीखिए, उसके बाद अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्य विषयों के वीडियो भी तुरंत अपलोड कर दिए जाएंगे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी पैटर्न जारी हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।